गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा रह गया इस चैप्टर में। मैंने आपको किरचॉफ लॉ तक आपको कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए, जो जंग लगी है वो छूट जाए। चलिए, उसके बाद किरचॉफ लॉ के सवाल करिएगा। अभी थोड़ी देर में हो सकता है पॉसिबली प्रैक्टिस भी कराऊं। दो तीन चीजें और देख लीजिए। एक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, याद होगा। इसमें तो कुछ ज्यादा रिवाइज आपको कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये ना हमारे पास, मान लो सपोज करो 4 आर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 रेजिस्टेंस है, 4 आर्म है। सपोज करो कौन सी आर्म, एक ए बी आर्म, एक बी सी और एक ए डी और एक सी डी, ये 4 आर्म है। इस वाली पूरी आर्म का रेजिस्टेंस पी है, इस पूरी वाली आर्म का रेजिस्टेंस क्यू है, इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस आर और इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस एस। ये मैं पूरी आर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार में बता दूं, हो सकता है यहाँ कई सारे रेजिस्टेंस हो, यहाँ कई सारे रेजिस्टेंस हो, सीरीज में, पैरेलल में। ठीक है, मैंने उन सबको मिला के एक कर रखा है। हो सकता है यहाँ 2-3 रेजिस्टेंस हो, उन सबको मिला के एक कर रखा है। अब यदि इस तरीके का सिचुएशन है, सर्किट है, ठीक, यदि उसके एक अपोजिट एंड पर बैटरी लगी हो और एक अपोजिट एंड पर गैल्वेनोमीटर लगा हो, या कोई रेजिस्टेंस भी, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने बताया था कि यदि इस पूरी आर्म का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन इसका पी और क्यू का रेशियो और आर और एस का रेशियो यदि बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो इस आर्म में करंट नहीं होगी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इफ पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, तो इस आर्म में करंट नहीं होगी। इसका उल्टा भी बोला जा सकता है कि यदि इस आर्म में करंट नहीं है तो फिर ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा इस सर्किट में। ठीक है, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। जैसे सब्जी वाला ये वाली तराजू लेके पकड़ ले और इधर 1 किलो का बाट 1 किलो की सब्जी रखे, तो वो जो बीच में पॉइंटर होता है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, ना वो इधर की ओर झुका होता ना इधर की ओर झुका होता। तो यदि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बीचों बीच होगा, तो इसी यानी वो गैल्वेनोमीटर बैलेंस होगा, इसलिए इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ना। जब इस आर्म में करंट नहीं होगी तो इसका एक और मतलब होता है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर होगा। पॉइंट बी और डी एक ही पोटेंशियल पे होंगे। अच्छा, जब करंट नहीं है, करंट होती तो हायर से लो जाती, यदि यूं करंट जाती तो बी हायर पे होता, डी लोअर पे होता, और करंट यदि यूं जा रही होती तो डी हाई पे होता, बी लो पे होता, लेकिन करंट तो जा ही नहीं रही ना, तो फिर वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, और क्या बात है इसमें, यदि बाई चांस यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लग रहे हो, मान लो एक्स भी लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो, और इसमें अब भी करंट नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस अब इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहाँ इस क्यू की जगह आप क्या रखोगे, आप क्यू की जगह रखोगे पूरी की पूरी बीसी आर्म का रेजिस्टेंस, और बीसी आर्म का रेजिस्टेंस आपको पता ही है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सिनेरियो में दोनों पैरेलल है, क्यू एक्स अपॉन क्यू प्लस एक्स, खत्म। तो एक आर्म में मैंने ये समझा दिया, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, फिलहाल वापिस उसको इजी करता हूं। ठीक, सीरीज में हो सकते थे, पैरेलल में हो सकते थे। फिर एक और चीज व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, तो आप इस वाली आर्म को हटा सकते हो जब आपको एक बार कंफर्म हो जाए कि ये इसमें करंट ही नहीं है। तो जब, ठीक है ना, ये जो करंट है ही नहीं, तो आप इसे हटा सावन की घटा कर सकते हो, हटा सकते हो। तो अब ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा। बताइए, अब ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर ये पूरी आर्म, मेरी उंगलियों को देखना, तो ये पूरी आर्म पैरेलल में हो जाएगी, फिर ये सॉल्व करना इजी हो जाता है। लेकिन यदि ये बैलेंस नहीं है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसकी मैंने स्पेशली एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई है, इस चैप्टर की तो मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करा के डाल दी है, एक्सरसाइज का 3.9। एक बार इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। दिखने में कहते ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो ये जो सर्किट है एक बार को दिखने में ऐसा लगा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, जो अभी मैंने सवाल दिखाया। तो इसको तो किरचॉफ लूप लॉ से ही करना पड़ेगा, बेसिक से धीमे धीमे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस आपको ये सिंपैथी मिल जाए
तो आप इसे हटा सकते हो यदि ये सब हो तो, बैलेंस हो तो। फिर एक और चीज, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इमेजिन करो ये 4 ओम है और इमेजिन करो ये 12 ओम है, ठीक है, और ये इमेजिन करो 9 ओम है, ये 27 ओम है। तो आप, मैंने वैल्यू जानबूझ के ऐसी ली कि बैलेंस है। देखो ये अपॉन ये कितना आ रहा है 1/3, और ये अपॉन ये भी 1/3 आ रहा है। ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप इसे हटा सकते हो। हटा दिया। अब इसमें एक कंसेप्चुअल आता है कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, यही वैल्यूज दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, यही वैल्यूज। अच्छा, उससे पहले एक और बात, रट्टू तोते नहीं बनना। आपने ये जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन P/Q इक्वल टू R/S इस रिदम में, इस लिरिक्स में याद किया है, तो लेकिन ध्यान रखना रेशियो है, इसको इधर, R को इधर, Q को इधर ले आओ, तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। यदि मैथमेटिकली ये रेशियो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, मैथमेटिकली ये रेशियो ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो P/Q इक्वल टू R/S। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ बच्चों को ऐसे बोल दे, पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, कुछ को P/R इक्वल टू Q/S। अब जैसे कोई लेफ्ट हैंड होता है, कोई राइट हैंडर होता है, किसी को ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये बोल के अच्छा लगता है, किसी को ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अब दोनों ही चीज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे आपने ये वाला रेशियो पढ़ रहे, तो गैल्वेनोमीटर का एक इधर वाला लिया, फिर एक इधर वाला लिया, इक्वल टू दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं, मैं पहले गैल्वेनोमीटर के इधर इधर वाले लूंगा, फिर उधर उधर वाले लूंगा। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जैसे ये कितने ओम का था, 4 ओम का, ये कितने ओम का था, 12 ओम का। इस पॉइंट का नाम ए था, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये कितने का था, 9, और ये 27 ओम। ये अब इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। जिन 2 पॉइंटों पर बैटरी लग रही थी वहां गैल्वेनोमीटर, और जहां गैल्वेनोमीटर लग रहा था बैटरी। बताओ, गैल्वेनोमीटर लग रहा था बी और डी पर, और बैटरी लग रही है ए और सी पर। तो ए और सी पर तो मैं लगा रहा हूं गैल्वेनोमीटर, और बी और डी पे लगा रहा हूं बैटरी, ठीक है। कैसे भी है, इंटरचेंज होगी बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन। ये ब्रिज बिल्कुल नया है, ध्यान रखना, नई चाल हो चुकी है ये। लेकिन मजे की बात ये, एक ये नया सर्किट बन चुका है, टोटली नया सर्किट बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैलेंस हो। आप अपनी गर्दन टेढ़ी कर लो, है ना। तो आप बताइए, आपने तभी मैंने बताया था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये पढ़ लो, चाहिए अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये पढ़ लो। अब आप देखिए, यदि आपको मैं ऐसे घुमा के ऐसे दिखा दूं, तो आप बताइए 9/4 आ रहा है ये, तो ये रेशियो, और ये आ रहा है 27/12। जब आप इसे काटोगे तो ये भी 9/4 आ रहा है, तो ये भी ब्रिज बैलेंस है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, ये टोटली 2 अलग अलग सर्किट है। यदि मैं आपसे कहता हूं इस सर्किट का बैटरी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालो, देखो अब, तो आप पहले बैटरी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, तो ये तो हटा सकते हो क्योंकि बैलेंस है। तो ऊपर वाली आर्म का रेजिस्टेंस 16 ओम, नीचे है ना, ऊपर वाली आर्म का 16 ओम है, यहां से यहां तक, और ये 36 ओम हो गया ये। तो 16 और 36 का पैरेलल निकलेगा, फिर समझ रहे हो ना, ऊपर का 16 नीचे का 36, फिर उनका पैरेलल। लेकिन इसमें जब आप इसको हटा दोगे, बैलेंस है तो हटा दोगे, ऊपर वाली आर्म का रेजिस्टेंस है 13 ओम, देखो यहां से यहां तक, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों नो, और ये 12 और 27 39 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में, तो अलग आए ना रेस्पॉन्ड, ये दोनों सर्किट के रेस्पॉन्ड रहेंगे वो अलग आएंगे। लेकिन एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दें तो नया जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है वो भी बैलेंस मिलता है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी हो गई। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा जिसमें पहली नजर में वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता। जैसे एक बड़ा ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बार मैं इसकी, ये जो पहली नजर में व्हीटस्टोन ब्रिज लगता नहीं है, ये जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया PQRS, ऐसे लिख देता हूं, चलो ठीक है, और इसका नाम कुछ और लिख देता हूं X। अब ये जब इस डिजाइन में दिया होता है तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये भी यहां से लेके यहां तक व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहली जब हम पढ़ते थे हमें कौन सा समझ में आया था, तो इसे मान लो रट लो चाहे कुछ भी कर लो, इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम ए,
इसका नाम बी, इसका नाम डी और इसका नाम सी दिया। बताइए मैं इस सर्किट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनलिटी, इसकी ओरिजिनलिटी को चेंज किए बिना। तो देखिए बेटा ये जो पी रेजिस्टेंस है ये वाला, ये पी, ये किन दो पॉइंटों से लग रहा है, ए और बी। तो पहले मैंने ये पी रेजिस्टेंस लगाया ए और बी पर, बस उसकी डिजाइन चेंज कर रहा हूं। अच्छा सर्किट की ओरिजिनलिटी छेड़ने का तो मुझे भी कोई हक नहीं है, सारे रेजिस्टेंस लगाऊंगा और उन्हीं पॉइंटों पे लगाऊंगा जैसे लग रहे थे। फिर ये बताइए ये क्यू किन दो पॉइंटों से लग रहा है, इसका एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल डी है। तो एक टर्मिनल ये रहा ए और एक डी है, तो यहां पे क्यू लगा देता हूं, ये डी हो गया, ठीक है, क्योंकि क्यू का एक टर्मिनल तो ए एक डी है। अच्छा बी और डी पर एक रेजिस्टेंस एक्स लग रहा है, ये रहा बी और ये डी, तो एक रेजिस्टेंस एक्स ऐसे लगा दिया, ये रहा। फिर ये रह गया, ये बी और सी से लग रहा है, तो बी और सी एक नया पॉइंट है, उसे कहीं यहां छोड़ देते, ये आर, ये एस, ये सी और डी पे लग रहा है। अब तो देख रहा होगा डिजाइन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डिजाइन है। अब ये बैलेंस हो तो बैलेंस के तरीके से करना, बैलेंस नहीं हो तो वैसे करना। तो एक ये बड़ा पूछा जाता है, ये भी तो बाकी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। उसके बाद आता है इसकी एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज वो क्या है कि यहाँ दो कॉपर स्ट्रिप, याद ही होगा कॉपर स्ट्रिप क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, कॉपर वायर का। तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस घायल अवस्था में होता है, और कॉपर स्ट्रिप का तो फिर बिल्कुल कॉमा में होगा। याद है ना, ये भी क्वेश्चन है कि कॉपर स्ट्रिप ही क्यों यूज की हमने, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो रो बराबर वो आर बराबर रो एल ए नीचे आ रहा है, तो एरिया ज्यादा होने से इसका रेजिस्टेंस और डेड हो गया। ठीक है, यहाँ दो गैप होता है, यहाँ मेन हीरो होता है, ये होता है मेन रेजिस्टेंस वायर, ये होता है यहां से यहां तक, ये होता है मैनगेनन या कांस्टेंट टन का स्टैंडर्ड रजिस्टर का। ये दो गैप होते हैं, इसमें से क्या करते हैं, मान लो इसको यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्केल भी होता है, स्केल नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। एक गैप में नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक में अननोन, वो आपकी चॉइस है। एक में नॉन रेजिस्टेंस लगाएंगे जो आपको पता होना चाहिए, जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, वो ऐसा होता है जिसमें हमें पता होता है कि हमने कितने रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर रखा है, और एक में जिसका रेजिस्टेंस निकालना है आपको वो लगा देते हैं। फिर एक बैटरी भी आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये ठीक है। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लेके नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं जॉकी को मूव करके। मान लो नल पॉइंट मिल गया, अच्छा पोटेंशियोमीटर में तब भी एक बार को चॉइस होती है कि हो सकता है नल पॉइंट ना मिले, हो सकता है कि आपने बैटरी के टर्मिनल प्रॉपर, कल मैंने एक वीडियो भी डाला है शीट का 107 क्वेश्चन, नमन समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 107, जल्दी बता टाइप कर, 107 तो क्वेश्चन था, हालांकि और भी पूछा कुछ, ठीक अच्छे से आया, वेरी गुड, थैंक यू। तो पोटेंशियोमीटर में तब भी कलेश होती है, अच्छा आपका भी डाउट था, ठीक ठीक। पोटेंशियोमीटर में तब भी होता है कि हो सकता है नल पॉइंट ना मिले सक्सेसफुली, लेकिन मीटर ब्रिज में आपके कनेक्शन यदि ढीले नहीं है, टाइट है सब, पक्का नल पॉइंट मिलेगा 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 मिलेगा। तो नल पॉइंट मिल गया, माना ये लेंथ एल है और ये 100 माइनस एल है, तो इसमें ये याद रखिएगा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, जो मैं वर्किंग पढ़ा रहा हूँ जो स्टैंडर्ड, इसका रेजिस्टेंस आर और इसका रेजिस्टेंस एस। आप गौर से देखिए ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है, डिजाइन इसकी ऐसे बनी हुई है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, डिजाइन बनी जाना, वो कॉन्सेप्ट वही है। देखो एक रेजिस्टेंस ये है पी, एक रेजिस्टेंस इतने हिस्से का रेजिस्टेंस पी मान लीजिए यहां से यहां तक, ए जे फॉर जॉकी बी, एक रेजिस्टेंस क्यू मान लीजिए यहां से यहां तक का, तो बता ना भाई ये रेजिस्टेंस ये, अच्छा कि आप लोगों को दिख रहा है ना आपको, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो यदि मैं इस रेजिस्टेंस को आर ऐसे बनाऊं, इसको ऐसे बना दूं एस, ये पी रेजिस्टेंस नीचे बनना है पी, और ये रेजिस्टेंस, बस रेजिस्टेंस की शेप ही तो नहीं बननी, ये क्यू, और गैल्वेनोमीटर यहां लग रहा है, यहां बैटरी लग रही है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन गया, ये बैलेंस बन गया। बस हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया, राजी नहीं गया, राजी ढूंढ लिया, तो फिर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाता है, जिसमें से ठीक है ना। तो बताना पी का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल ए, और क्यू का रेजिस्टेंस वही रेजिस्टिविटी वही एरिया, बस लेंथ 100 माइनस एल, बस लेंथ 100 इस क्यू की, बाकी तो वही मटेरियल है। तो जब आप पी अपॉन क्यू करोगे तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी केवल, यानी पी और क्यू का रेशियो वही होगा जो इनकी लेंथ का रेशियो होगा, ठीक है। और
क्योंकि बैलेंस हो चुका है, तो ये किसके बराबर होगा, आर अपॉन एस के। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो ये निकल जाता है। और एक बार जब रेजिस्टेंस निकल आया है इसका, तो एक और फर्दर क्वेश्चन ऐड कर देते, नहीं हमें इसकी रेजिस्टिविटी भी निकालो, इसकी भी रेजिस्टिविटी निकालो। मान लो ये वायर है, तो पहले तो एस निकालना पड़ेगा इस प्रोसीजर से, फिर एस के लिए भी रो एल ए लगा दो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी की बापोती थोड़ी नहीं है, हर मेटेरियल यूज करेगा। बस इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो जरूरी नहीं ये वाली हो, तो इस पर रो डैश लगा सकते हैं। इसकी लेंथ जो भी हो, इसका एरिया जो भी हो, तो अब ये आप निकाल चुके हो मीटर ब्रिज के थ्रू। लेंथ के लिए आपको बस स्केल रखना है, लेंथ पता चल जाएगी। और वर्नियर कैलिपर से एरिया, क्योंकि वायरों का एरिया आपके नॉर्मल स्केल से नहीं निकल पाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्रू गॉज से निकाल भूल गए, छुट्टी करना है इसको। तो इसमें रेजिस्टिविटी, तो यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया एस ए डैश एल डैश। रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो इससे, और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सीट में, और अभी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, एक होती है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं, एंड एरर। शायद चेतन ने क्वेश्चन भी पूछा था, एंड एरर। देखिए, जब हम बहुत ही ज्यादा बारीकी से, जैसे सोनार होता है ना, सोना तोलता है, देखना है, वो कभी ऐसे नहीं तोल के देता जैसे चीनी बुरा तोल के 2-4 ग्राम ऊपर ले जाए, चल हो गया। सोनार तो बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि वैसे ही हम थोड़ा और एक्यूरेसी से बात करें भाई, अननोन रेजिस्टेंस निकालने में ये मदद करता है, ठीक है। हाँ, मैंने एमसीक्यू में डाला था ये, अननोन रेजिस्टेंस निकालता है ये इससे। क्यों भाई, हम वोल्ट मीटर, कौन बताएगा बेटा, एक अननोन रेजिस्टेंस मैंने लिया एस, ये वाला, ये निकालना था। एक दूसरा मेथड देता हूं आपको, यहाँ पे लगा दो बैटरी, तो इसमें करंट एक्टिवेट हो जाएगी। इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दो, और एक सीरीज में एमीटर लगा दो। ये वोल्टेज मेजर कर लेगा, ये करंट मेजर कर लेगा। तो बताओ, इसके अक्रॉस के वोल्टेज तुम्हें पता, इसके अक्रॉस पास होने वाली करंट पता, तो एस की वैल्यू वी अपॉन आई नहीं होगी। ऐसे भी निकल जाते हैं, लेकिन इस मेथड में फिर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है, कौन बताएगा। ये भी रेजिस्टेंस निकाल के दिया इसने, और मैंने जो अभी बोला, सोचो कि भाई आपने इसके अक्रॉस के वोल्टेज पता कर लिए, इसके अक्रॉस की करंट पता कर ली वोल्ट मीटर एमीटर से, तो फिर रेजिस्टेंस तो निकल ही आया ना। तो इतना लंबा मेथड क्यों बनाया हुआ है, मुझे जवाब दो, तब मुझे पता चलेगा कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर है। फिर हम मीटर ब्रिज के क्यों पीछे पड़ गए कि टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। चेतन कुछ कुछ पहुंच गया, और बोलो बेटा, और बोलो बेटा, कि हम इस मेथड को क्यों नहीं अपना लेते। तो देखिए, हाँ नमन बिल्कुल ठीक, कन्हैया नहीं नहीं नहीं, कन्हैया नहीं। देखो, व्हीट स्टोन, सॉरी, इसको और इसमें एक ही अंतर ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो आप बोल दोगे सर 6:30 रफली, लेकिन सच्चाई ये 6:30 नहीं हो रहे, 6:33 हो रहे हैं। लेकिन अच्छा, कॉमन लाइफ में हमसे कोई पूछे कितना टाइम हो रहा है, तो 6:33 को 6:30 ही बोल देते हैं, साला 6:34 को 6:30 बोल देते हैं, और पता नहीं कितनी देर तक 6:30 बजते हैं। और जब 6:45 बज जाते हैं, तो थोड़े उसके बाद भी थोड़ी बहुत देर तक 6:45 बजते हैं। लेकिन आम चलन में मैनेज हो जाता है कि हाँ भाई 6:30 बज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो रहे हैं 6:33। ठीक, तो ये क्या था, ये थोड़ी और एक्यूरेसी होगी। अच्छा, यदि मैराथन दौड़ चल, मैराथन नहीं, स्प्रिंट वाली दौड़ चल रही हो, तो 6:33 40 सेकंड 88 मिली सेकंड, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो भी ठीक है, वहां एक्यूरेसी और बढ़ गई, ये हाईली एक्यूरेट होता है। यानी जैसे लेंथ मेजर करने का एक तरीका सिंपल स्केल होता है, लेकिन जब हम वर्नियर कैलिपर से करेंगे तो और एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इस मेथड को अपनाते हैं, तो ये रीडिंग वोल्ट मीटर से आई है, ये रीडिंग एमीटर से आई है। वोल्ट मीटर और एमीटर कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। अब तो आप वोल्ट मीटर और एमीटर भी पढ़ चुके हो, उनका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर आइडियल रीडिंग तब देता है जब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का हो, पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस केवल किताबी बातें हैं। यदि वो उसका इनफाइनाइट कर दोगे तो वो रीड ही नहीं करेगा, करंट ही नहीं जाएगी उसमें, उसे आप, ठीक है ना। तो इसलिए और एक्यूरेट मेथड ये होता है। अब एक्यूरेसी और अच्छी करने के लिए ये एंड एरर बताता हूं बेटा। ये जो वायर है, मेरी उंगली देखना, यहां से स्केल तो यहां से लेके यहां तक लगता है, लेकिन वायर पहले से चालू हो जाता है थोड़ा सा, और एंड पे भी लगता है। भाई जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा वायर तो चाहिए ना,
यहाँ पे पेचों से जुड़ता है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा वायर ऐड हो चुका है, ये जो वायर ऐड इस है ना, ये उसको तो हमने कंसीडर किया ही नहीं, इसको एंड एरर बोलते हैं इसी को। ठीक है, चलिए, और उसको अब इसी में एक और चीज, गैल्वेनोमीटर में ये कहा जाता है कि यदि आप बीच में लोगे रीडिंग, बाई चांस बीच में आ जाए, तो हाईली एक्यूरेट रीडिंग यही होती है। मतलब इस यदि ये बीचों बीच यानी इधर भी 50 इधर भी 50, तो ये जो रीडिंग निकाल के इसकी आएगी ना और एक्यूरेट आएगी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मिड पॉइंट पर रीडिंग आ जाए कुछ मैनेज करके, तो एंड एरर सबसे मिनिमम होंगी। वो कैसे? यदि मिड पॉइंट पर, एक क्वेश्चन भी है कि मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, हाईली सेंसिटिव कब होता है? जब रीडिंग बिल्कुल बीचों बीच आए, 50 सेंटीमीटर पर आए। लेकिन सेंसिटिव होने का मतलब हाईली एक्यूरेट, सेंसिटिविटी का मतलब ही यही होता है एक्यूरेसी हाई हो। तो मिड पॉइंट पर उसकी एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट होती है। पहले तो रट लो, अभी मैंने रीजन नहीं, पर्दा नहीं उठाया, लेकिन अभी बताऊंगा। देखिए, अच्छा किसी को पता है मिड पॉइंट पे वो हाईली एक्यूरेट क्यों होता है? अच्छा, क्वेश्चन कितने लोगों ने सुना था, ये पढ़ा था कि क्वेश्चन किसने पढ़ा था? कितने लोगों ने ये क्वेश्चन भी कहीं पढ़ा था कि मिड पॉइंट पर एक्यूरेट सेंसिटिव होता है? कि अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है, आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो एमसीक्यू, तो किसी ने पढ़ा था या नहीं? अच्छा, शीट में था। अब मैं, अच्छा रीजन नहीं पता, रीजन अब बताता हूं मैं कि मिड पॉइंट पर हाईली सेंसिटिव क्यों हो जाता है वो। बताइए, मान लो वो यहां रीडिंग दे रहा है 30 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आ रहा है 30, तो बताइए लेंथ कितनी है? ये तो ही 30 सेंटीमीटर, ये वाली एल। लेकिन सच्चाई ये है, यदि हम एरर भी इंक्लूड करें तो 30 प्लस माइनस 1 सेंट जो भी है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, मान लो 1 है ये, तो ऐसे तो लिखो क्या? बोलो। तो ये 30 सेंटीमीटर नहीं, प्लस माइनस 1 का और लोचा है। ये कितनी लेंथ होगी फिर बताओ? ये वाली होगी, एल डैश लिख देता हूं उसको, 100 माइनस एल प्लस माइनस 1, यानी 70 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1। ठीक, अब आपने रिलेटिव एरर पढ़ी है ना, रिलेटिव एरर। अच्छा इसे भी छोड़ो, रुको, ये 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये तो किसी, मान लो ये नमन ने प्रैक्टिकल किया, नमन का आंसर आ रहा है ये। अब मान लो चेतन कर रहा है, चेतन को भी मीटर ब्रिज दिया, उसने नए तरीके से सेटअप किया, उसकी लेंथ आ रही है 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1। तो अब आप बताइए, मतलब उसका नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आया, तो वो भी ठीक कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, लेकिन पता है न, इसकी रीडिंग थोड़ी और अच्छी मानी जाएगी यदि 11 पढ़ी हो, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर कम हो चुकी है। परसेंटेज एरर, क्योंकि 30 के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर की एरर, इसमें 40, इसमें परसेंटेज एरर, बताओ परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर 1/30 है, 30 के बदले 1 की एरर, और इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 1/40 है। और परसेंटेज एरर जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। 100 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन अब मेन जो रेशियो वो समझ गए, परसेंटेज। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये वाली बात? परसेंटेज एरर जितनी कम हो, तो अब बताओ ये वाली रीडिंग अच्छी है या ये वाली रीडिंग अच्छी है? बताओ, रीडिंग ए रीडिंग बी, रीडिंग ए अच्छी है रीडिंग बी? ओबियसली रीडिंग बी अच्छी है, क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज एरर कम है। ठीक है, मान लो कोई और सी आया, मान लो उसकी प्रैक्टिकल कर रहा है वो 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1, तो ए बी सी तीनों में कौन सी रीडिंग हाईली एक्यूरेट होगी, और एक्यूरेट हो गई, और एक्यूरेट हो गई? बोलो, ओबियसली सी हो गई रीडिंग अच्छी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, सर यदि नल पॉइंट फिर 60 सेंटीमीटर पे आ जाए वो तो और अच्छी हो जाएगी, ये डी रीडिंग है। तो अब बताइए ए बी सी डी कौन सी रीडिंग सबसे अच्छी मानी गई? ए बी सी डी, नमन तो समझ गया, ए बी सी डी, सी, बिल्कुल सी। डी में क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि डी इधर से तो एक्यूरेसी बढ़ गई, लेकिन उधर तो 40 हो जाएगा ना, उधर तो वो 40 प्लस माइनस 1। तो अब सोचो, जब बिल्कुल बीचों बीच होते हो तो इधर से भी सबसे लीस्ट रिलेटिव एरर और इधर से भी सबसे लीस्ट रिलेटिव एरर। आया समझ में? जल्दी बोलो, आया समझ में या नहीं?
ये होता है, इसलिए मिड पॉइंट पे आ जाए तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। तो मान लो यहां आ रहा है, मान लो, अच्छा एक मिनट, अब देखता हूं आपको मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट। देखो जिसने प्रैक्टिस की होगी ना उसके कॉन्सेप्ट रट भी जाते हैं। मान लो ये लेंथ 40 है और ये 60 है, इमेजिन करो ये 40 है ये 60 है, तो इसका मतलब इधर की लेंथ कम इधर की ज्यादा है। तो बताइए, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी के अभी बनाए, मैं चाहता हूं कि ये नल पॉइंट यहां ना आके यहां बीच में आए और थोड़ा इधर खिसके, तो बताइए रेजिस्टेंस बॉक्स में यहां तो कुछ छेड़ ही नहीं सकते हो, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे या घटाओगे इस नल पॉइंट को यहां शिफ्ट करने के लिए, बताओ। मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये 40 सेंटीमीटर है, आपको 50 पे चाहिए, बिल्कुल करती ठीक नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल है। यानी ये जिसको आता है इसका मतलब वो बिल्कुल नमन ठीक, उसको मीटर ब्रिज की आत्मा पता चल गई कि क्या होता है अंदर। बाकी 3 लोगों ने बताया, जो लोग नहीं बता पा रहे उन्हें मीटर ब्रिज शुरू से प्रैक्टिस लेक्चर पूरे देखने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये घुसेगा अंदर। जिन्होंने छूटते ही बता दिया वो ही सच मायने में शाबाशी के हकदार है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि नल पॉइंट यहां किसका है, तो बेटा एक बार बताओ, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। जब ये 40 है और आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इधर से भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये रेशियो, भाई ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होना चाहिए। अच्छा मैं एक वैल्यू देता हूं, चलो मान लो ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये 12 ओम है, एक वैल्यू देता हूं, है ना, सिंपल, ये 4 है और ये 12 है, तो बताइए नल पॉइंट कितनी लेंथ पर है, चलो बताओ, बताइए ये एल कितना होगा। कितना सस्ता सवाल दिया है कि यदि ये रेजिस्टेंस 4 हो या 12 हो, यानी मैंने ये वैल्यू भी दे दी, ये भी, तो नल पॉइंट कितनी लेंथ पर आएगा, ये 4 है ये 12 है, बस इतना ही दिया है मैंने। नल पॉइंट की लेंथ सिंपली ये 1/3 आ रहा है तो ये भी 1/3 25-75 पे आएगा। यानी मैंने वैल्यू इतनी आसान दी कि आप ओरली कर जाओगे कि ये लेंथ 25 ये 75 75 25। तो अब आप बताइए ये 25 सेंटीमीटर और ये 75, तो आपने देखा जब ये रेजिस्टेंस कम था तो इसके सामने वाली आर्म की लेंथ भी कम रहेगी। ये 12 है ये ज्यादा है, इससे 3 गुना है, तो उससे 3 गुना लेंथ ही आई है यहाँ पे, तभी तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये का रेशियो मैनेज हो पाएगा। अब बताइए यदि मैंने इसको सपोज करो 6 ओम कर दिया, 6 से तो वैल्यू थोड़ी 12 कर दिया, बताइए 12 ओम कर दिया, अब नल पॉइंट कहां आएगा, मैंने इसको 4 से 12 कर दिया, अब 100 पे आएगा नल पॉइंट। हे भगवान, कन्हैया हे मेरे भगवान, अंशित ठीक, जयंत ठीक, कन्हैया जल्दबाजी कर गया, कृति नमन भी ठीक। यदि मैंने इसे 12 कर दिया तो ऊपर का रेशियो 1:1 हो गया, दोनों बराबर हो गए, कन्हैया 50-50 पे आएगा। तो आपने देखा भाई जब ये रेशियो 1:1 है तो ये भी तो 1:1 आना चाहिए, 50-50। ओ हाँ सॉरी कन्हैया चलिए, तो आपने देखा जब ऊपर बढ़ा तब नीचे वाला बढ़ा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो शायद उस समय आप इतना ध्यान नहीं देते हो, उस समय नहीं, क्योंकि उस समय केवल ओवरव्यू पढ़ने का मन रहता है। और प्लीज मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ये मैसेज मत भेजना, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, पासवर्ड चेंज कर दूंगा। इंपॉर्टेंट बता दो यार, एमसीक्यू का पेपर है, हर चीज हर लाइन क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो बेस्ट कोई नहीं पढ़ सकता, लिख के रख लो, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। बस अपने एफर्ट लगाते रहिए, अपग्रेड होते रहिए, अपने को सुधारते रहिए, बस यही होता है। हम एज अ टीचर मैं हर साल कुछ ना कुछ नया सीख जाता हूं, चाहे पढ़ाने की मेथड में सीख जाऊं, चाहे कोई नया कॉन्सेप्ट भी सीख जाऊं कि ओ यार ये तो मुझे नहीं आता था पहले। तो कभी भी बेस्ट बनने की कोशिश मत करो बेटा, ठीक है, जिसके 100 में से 100 आते हैं वो भी बेस्ट नहीं होता बेटा, ये भी मैं बोल दूं, ठीक है। आज जाएंगे, मजा नहीं है, मेहनत करते चलिए, और क्वेश्चनों का कोई और छोड़ नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, प्रैक्टिस करिए। ये था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब रहा पोटेंशियोमीटर, उसे मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर रिवाइज का मतलब समझते हो, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जिसे फटाफट रिवाइज कराया जा सके। उसमें कई सारे छोटे छोटे सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ प्रोपोर्शन होता है, ग्राफ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेजिस्टेंस बॉक्स से बढ़ा के सेंसिटिविटी कैसे चेंज करते हैं। तो यदि पोटेंशियोमीटर आपको नहीं आता तो बिलीव मी मेरे रिवीजन से भी नहीं आएगा। वहां जाके लेक्चर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी है, उसके सवाल करिए तब आएगा। फिलहाल मैं कुछ डाउट बताना स्टार्ट करता हूं जो
भेजे हैं मुझ पे। हाँ, एक और चीज और बता दूं रिवाइज, तो ये चैप्टर खत्म। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वायर है एल लेंथ का, यदि मैंने इसे खींच के कुछ चेंज कर दिया, इसे खींचा है, एक होता है कि जैसे मैंने ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर काट के आपको दे दी, नहीं मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 सेंटीमीटर काट के दे दी। मान लो एक वायर के टुकड़े में से 1 सेंटीमीटर काट दिया, उसमें से नहीं 2 काट के दे दिए, तो इसमें ना बताइए, यदि मैं अभी जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, जैसे आप बिजली वाले से तार लेना चाहते हो, आपने कहा भैया मुझे 1 मीटर तार दे दे, उसने दे दिया। दूसरा आया, उसने उसी बंडल में से 2 मीटर तार दे दिया, उसी बंडल में से। तो बताए ये लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ 2 मीटर है, इन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी और इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा या नहीं होगा? ये जो मैंने बोला है अभी, एक ने कहा मुझे 1 मीटर तार दे दे, उसने 1 मीटर नापा, काट के दे दिया। दूसरा ग्राहक आया, मुझे 2 मीटर तार दे दे, उसने उसी बंडल में से 2 मीटर तार निकाला। तो बताओ दोनों वायरों की रेजिस्टिविटी सेम और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तो इस सवाल की थ्योरीज जो अप्रोच होगी वो ये होगी। लेकिन हाँ, लेकिन आर सेम नहीं होगा, वो तो ठीक है, क्योंकि लेंथ अलग अलग होगी, लेंथ तो अलग अलग। लेकिन यदि मैं किसी वायर को खींच के दुगना कर रहा हूं, अब बताइए, इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ 2L, इस सवाल में भी ये L 2 है, लेकिन इसमें मैंने खींच के दुगना किया है, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है, लेकिन एरिया खिंच जाता है तो बदल जाता है, ये बदल जाता है। तो ये याद रखिएगा, खींचने वाले सवालों में अप्रोच अलग लगेगी, इसमें अलग अप्रोच लगेगी। ये इजी होते हैं, ये इतने भी टफ नहीं होते, इजी नहीं होते सवाल, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट एक फिजिक्स लगा सकते हो कि आर डैश माने नया रेजिस्टेंस। किसी को याद है, किसी को डायरेक्ट ट्रिक याद है कि आर डैश इक्वल टू, इस वाले सिनारियो में यदि खींचते हैं, हाँ नमन को याद है, वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए, एन स्क्वायर आर। इसमें ये ट्रिक डायरेक्ट लगाइए और पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एल डैश अपॉन एल। एल, जब ये वाली थ्योरी सिर्फ खींचने वाले में लगेगी, एन का मतलब एल डैश अपॉन एल या ए अपॉन ए डैश, या ए अपॉन ए डैश। जनरली फिर मैं इसे क्या बोलता हूं, आपने कितने टाइम्स खींचा। जैसे यदि इस सवाल की बात करें, दिस इज एल डैश, इस सवाल में एल डैश की वैल्यू कितनी है इस वाले सवाल में? ये वैसे ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, जनरल कॉन्सेप्ट है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1.1 टाइम्स। ये भी हो सकता है कि मैंने उसे 10% खींचा, अब जितना भी खींचा उसमें एल डैश अपॉन एल निकाल देना। ध्यान रखना, एल डैश अपॉन एल को एन बोलते हैं। अब इस सवाल में एल डैश है 2L, एल को इधर ले आइए, तो एल डैश अपॉन एल 2 है, यानी एन इक्वल टू 2 है, तो 2 उसका स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। और इसकी डिटेल में थ्योरी देखनी है तो भैया मैं तो यही कहूंगा वीडियो। तो मेरा काम यहाँ इस समय जंग छुड़ाना है। तो आइए कुछ सवाल करते हैं, पहले मैं आपके डाउट पूरे कर देता हूं, और भेज दीजिएगा डाउट मुझे जो पूछने हैं, नहीं फिर तो मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, है ना, फिर मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। आप पूछ लो पहले। चलिए 1 मिनट, शीट का मैं लिख लेता हूं पहले। कुछ क्वेश्चन है, एक 62 है, एक 63 है, एक 76 है, एक 77 है, 97 का बी डी मुझे नहीं पता, 106 है और 108 है, 109 है। ठीक है, चलिए पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जितने हो जाए आज, ठीक है। कहां से शुरुआत करते हैं? 62 से। 62 क्वेश्चन है, 2 हीटेड वायर है, 2, ठीक है, हीटर वायर्स ऑफ सेम डायमेंशंस, दोनों की डायमेंशन सेम है, यानी लेंथ एरिया ये सब सेम हो गए। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा सेम डायमेंशन है, ठीक है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द 2 केसेस। चलिए देखो, 2 वायर है, एक जैसी डायमेंशन है, तो दोनों के रेजिस्टेंस एक जैसे हो गए, तो एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा। सबसे पहले हमने इन्हें सीरीज में जोड़ा टू अ सप्लाई, गिवन सप्लाई, तो इस केस में कुछ ना कुछ हीट बनी होगी। वो कह रहा है फिर दूसरे केस में हमने इन्हें पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, पैरेलल में जोड़ा और फिर उसको उसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये 2 अलग सिनारियो हैं। तो इस पूरे सर्किट में जो हीट बनी होगी H1 या HS, हीट जनरेटेड इन सीरीज और हीट जनरेटेड इन पैरेलल, इसका रेशियो निकालना है। सवाल
समझ में नहीं आया हो तो सवाल समझा दिया है। अब कोशिश करोगे, अब कोशिश करोगे इसमें दोनों में ही यहां से यहां तक। अब बताइए इसे सॉल्व कर लो तो ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, और वोल्टेज कितने जाएंगे इस पे V। इसे सॉल्व कर लो तो ये रेजिस्टेंस R/2 होगा और सप्लाई के वोल्टेज वहां पहुंच जाएंगे V, है ना। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं ऐसे। तो अब इसमें बताइए कि कितनी हीट जनरेट होगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, हीट का V²/R/T, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। तो V²/R, R है 2R इंटू T, ये दिस इज HS, और इसमें कितनी हीट जनरेट होगी, फिर ये फॉर्मूला, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज वही है, अपॉन R/2, R/2 2 पर पहुंच जाएगा इंटू T। तो ये रेशियो निकालो अब, HS/HP, तो साफ दिख रहा है 1/4। समझ में आया बेटा, 1/4। जल्दी बोलो, ये जिसका भी शायद कन्हैया का डाउट था। कन्हैया है, गया है, ओके, फटाफट यही चीज एक और देखते हैं। 63rd नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टेंस इज अल्टर्ड। कोई रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको बदलेंगे। अब जब इसे बदलेंगे तो उसमें हीट भी, पावर भी बदलेगी। द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड का मतलब पावर हो गया, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीजेस बाई 16। तो अब सुनिए, वोल्टेज V से कुछ कर दिए हैं, V से V' कर दिए, इससे क्या हुआ, पावर 16P हो गई है नई। क्वेश्चन को समझिए पहले, वो कह रहा है हमने यहां वोल्टेज छेड़ दिए हैं V से V', ये नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन इतने छेड़ दिए कि इस पे जो पहले पावर बननी थी P, वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो आपने कितना टाइम्स वोल्टेज चेंज किया होगा। तो देखो पावर का फॉर्मूला, क्योंकि V²/R, इस सवाल में R कांस्टेंट है, क्योंकि सवाल को पढ़ लिया, उसने कहा ही नहीं है कि हम R चेंज करेंगे, उसने कहा हम वोल्टेज चेंज करेंगे। तो साफ दिख रहा है P और V² प्रोपोर्शनल है, मैं डायरेक्ट वाला, P और V² प्रोपोर्शनल है, तो V देखना P के अंडर रूट, तो P यदि 16 गुना बड़ा है तो वोल्टेज 4 गुना बड़ा होगा। ऐसे समझ में आ गया, या मैं बिल्कुल, एक और आपको पता होगा पढ़ाते समय बिल्कुल बेबी स्टेप वाला था तरीका, टिक 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 टिक, बिल्कुल बेबी स्टेप वाला, ऐसे ही समझ में आ गया। ठीक, ये हो गया। चलो फिर 63 के बाद है 76। 76 कहाँ है, 76, अच्छा ओके 76 देखिए, एक ग्राफ दे रखा है शीट पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान रखना, आप नहीं पूछोगे डाउट आज, तो मेरे पास है, मेरे पास पर्सनल क्वेश्चन भी है, तो मैं कल कराऊंगा। आप नहीं पूछोगे तो आप पूछ सकते हो, लेवल के डाउट जो बोर्ड में रिलेटेड हो भेज सकते हो। तो ये यहां से ये आ गया ग्राफ, यहाँ पे 6 एम्पियर, यहाँ 6 2, ये V और I के बीच का टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ है। अच्छा, कुछ दिन मैंने टर्मिनल वोल्टेज की जो रिवीजन कराई थी, ध्यान है ना, तो फटाफट बता दो, यदि ये द गिवन ग्राफ इज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल इन सीरीज, यानी 3 सेल हैं जो सीरीज में है, और जब सवाल में सिर्फ सीरीज दे रखा हो तो हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, सारे एडिटिव मोड में ही जोड़ेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट समझ में आ जाए तो बताना, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं ये E बताना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3, ये 3 और ये 3R, ठीक है। अब आपको याद है ये वाले जो ग्राफ आते थे, ये आता था कोऑर्डिनेट 0, E, और ये कोऑर्डिनेट क्या आता था, E/R, 0। याद है या नहीं, याद नहीं है, यानी अब आप बताइए इसका मतलब ये जो 6 वो क्या चीज है, वो जो 6 है ये क्या चीज है, ये जो 6 है वो 3E है। आप कहोगे 3E क्यों, या यूं कहिए मैं इसे E इक्विवेलेंट लिख देता हूं, इसे E इक्विवेलेंट, इसे E इक्यू, यदि कॉम्बिनेशन हो तो फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो बताइए E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, E इक्विवेलेंट आ रहा है 6, और हमारे में E इक्विवेलेंट कितना है 3E, तो E आ गया 2 वोल्ट। तो एक बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है। कहीं आगे बताऊं या हिंट मिल गई, आगे बताऊं या हिंट मिल गई, बताना है, बताना ही है,
फिर क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ फिर क्वेश्चन कह रहा है वो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। फिर उसके बाद ये भी निकाल लेते हैं, ये निकालना तो पड़ेगा। ई इक्विवेलेंट जो कि 6 है अपॉन आर इक्विवेलेंट जो कि 3R है, किसके बराबर है, 2 के। क्लियर है? तो यहां से 3 दूनी 6, आर इक्वल टू 1 ओम। तो पहले तो ये निकालना जरूरी था कि हर ईएमएफ 2-2 वोल्ट का है और हर रेजिस्टेंस 1-1 ओम का है। फिर उसके बाद उसने बोला है फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। देखिए वो ये कह रहा है, ये 3 फॉर व्हाट करंट पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। किस करंट के लिए पावर मैक्सिमम होगी? कितने लोग इस सवाल को कर सकते हैं? कन्हैया को क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं बता चुका हूं कि फॉर व्हाट करंट, किस करंट पर पावर मैक्सिमम होगी, इसमें लगेगी कन्हैया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहां से लेके यहां तक ये रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये 3 ओम है ना, ठीक, और ये टोटल 6 वोल्ट आ रहा है। तो कोई भी बैटरी अपने में मैक्सिमम करंट तब देती है जब ये और ये बराबर हो, जब ये और ये बराबर हो। यदि ये 3 ओम है तो अब ये 3 ओम ही होना चाहिए। फॉर व्हाट करंट द पावर इज ट्रांसफर टू द सर्किट इज मैक्सिमम। तो यदि ये 3 ओम है तो ये 3 ओम ही होना चाहिए, 3 ओम ही होना चाहिए। अब आप बताइए, यदि ये 3, अब आपको पूरे सर्किट पता ही है, अब आप करंट निकाल लीजिए। तो करंट कैसे निकलेगी? टोटल वोल्टेज लूप के कितने हैं, 6, यही है। टोटल रेजिस्टेंस 3 और 3, 3 ये 6, तो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो करंट होगी ना, वो इस सर्किट में मैक्सिमम पावर खींच के लेके आएगी। 70 कौन सा था ये, 6, 77। चलो 77 देखो, 77 और देखिए, ओके ओ मिट गया वो, चलो कोई नहीं, अगला सवाल बता देना कौन सा था। 77 ये है, एक सीरीज बैटरी है, सीरीज बैटरी, 6 लेड एक्यूमुलेटर है। वो बैटरी के अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई लिथियम आयन, कोई नियॉन बैटरी है। तो 6 लेड एक्यूमुलेटर है, ईच ऑफ 2 वोल्ट, 1 2 3 4 5 6, 2 वोल्ट, तो 2 2 2 2 वोल्ट, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ओम है, सबका एक जैसा है ना। इज चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी। तो अब आप बताइए, यदि ये डीसी से चार्ज हो रही है तो टर्मिनल ये 100 वोल्ट की है, ये मैंने सही लगाया है या पलट के लगाऊं, बताओ। सवाल में बोला है कि इसको हम चार्ज करेंगे, इसको चार्ज करेंगे 100 वोल्ट डीसी से, तो ये मैंने टर्मिनल सही लगाया है या पलट के? क्योंकि क्वेश्चन में तो फिगर दिखाया नहीं है, क्वेश्चन में तो फिगर दिखाया नहीं है, उसने तो ये बोल दिया है कि 6 लेड एक्यूमुलेटर है, सीरीज में है, उनको हम 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे। तो सर्किट में ये बैटरी सही लगाई है या? 1 मिनट में एक काम कर रहा हूं, इन दो को सीरीज में पहले 6 दूनी 12 वोल्ट बोल रहा हूं। पहले मैंने इसको 12 वोल्ट लिख दिया और 5 6 30 इसको 3 ओम लिख दिया, ठीक है। अब आप बताइए बैटरी और नीचे जो 100 वोल्ट है वो ये रहा, तो ऐसे लगाना है मुझे या ऐसे लगाना है, कन्हैया बताओ, और बाकी सब भी बताओ। उसने बोला है कि 6 लेड एक्यूमुलेटर जिसको मैंने कंबाइनली ऐसे कर दिया, ठीक है, उसको मुझे इसे चार्ज करना है। तो पहला कृति गड़बड़, नमन ठीक, कन्हैया ठीक, चेतन ठीक, कृति गड़बड़ कर दी। चलिए बताता हूं, देखिए चार्ज करने के लिए याद करो, यदि ये मुझे सेल चार्ज करना है तो इस देखो, यदि किसी सेल से नेचुरल करंट निकल रही है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। जनरली कैसे, जैसे ये बल्ब लगाया मैंने, ये बल्ब लगाया, करती देखना, ये बल्ब लगाया तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा ना। धीमे 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 आप मोबाइल ऑन करो, धीमे धीमे टॉर्च ऑन कर दो, रात को सो जाओ तो सुबह बैटरी उतनी नहीं मिलेगी, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के समय करंट आप देखिए कैसे जा रही है, उसके पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव से निकलती है ये। लेकिन जब आप इसे वापस चार्ज करोगे तो चार्ज करने का मतलब होता है कि उसको उसके अपोजिट करंट भरो उसमें, तो वो तब हो पाएगी जब आप इसको एक ऐसे सोर्स से लगाओगे जो उससे थोड़ा सा उससे तगड़ा हो। अब देखिए ये चाहेगा करंट ऐसे हो, ये चाहेगा करंट ऐसे हो, लेकिन ये ताकतवर है तो करंट ऐसे जा पाएगी। अब ये चार्ज हो रहा है, अब ये चार्ज हो रहा है, लेकिन हाँ ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसी मैकेनिज्म को देखिए, इसकी करंट नेचुरल है। आप ऐसे समझो ये मोबाइल है, ये पावर बैंक है,
अब मोबाइल तो चार्ज हो, और ये मोबाइल है, ये मोबाइल से चलने वाली फ्लैश है, तो अब मोबाइल तो चार्ज हो रहा है लेकिन पावर बैंक ढीला पड़ रहा है, तो ये चार्जिंग एक्शन में है, ये डिस्चार्जिंग एक्शन में है। यदि मैंने ऐसे जोड़ दिया तो देखो करंट ये जाएगी, ये तो दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, अब ये दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो इसीलिए सर्किट ऐसे कनेक्ट होगा। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोला है उसने कि हमने उसको, ठीक है, आगे बोला है उसने व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड इन द चार्जिंग सर्किट इन ऑर्डर टू लिमिट द करंट 8 एम्पियर। इसमें हमें वो कह रहा है रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन वो इसलिए लगाना है, सबको पता है क्यों लगाते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि सर्किट में मात्र 8 एम्पियर करंट ही रहे, 8 एम्पियर करंट रहे, जैसा सवाल बोल रहा है, ठीक है, 8 एम्पियर। तो पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन सबको मिला के एक कर दो ताकि आपके लिए समझाना मेरे लिए आसान हो। ये 12 वोल्ट हो गई क्योंकि 2 और ये 3 ओम, पहले तो इतना समझ में आएगा। उन 6 को पहले मैंने इकट्ठा कर दिया, वो 12 वोल्ट 3 ओम, ये 100 वोल्ट सप्लाई, ये 8 एम्पियर करंट और ये रेजिस्टेंस। तो अब इसमें मैं लगा रहा हूं लूप लो, लूप लो लगा रहा हूं, तो यहां से यूं चलते हैं ना, यहां से यूं चले तो प्लस का 12 वोल्ट यूं जाएंगे, और माना करंट, माना क्या करंट तो 8 है, तो ठीक है, फिर इस पे भी आएगा, इसको यहां फील करके देख लो, तो 8 3 24 प्लस का 24, फिर इस पे आ जाइए 8 इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अच्छा ये भी आई इंटू आर आया है क्योंकि करंट 8 एम्पियर है, 3 ओम रेजिस्टेंस पे गई है, तो 8 3 24 आ गया ये, फिर यूं यूं ये -100 इक्वल टू 0। आज की डेट में इतना तो डायरेक्ट में कर सकता हूँ, 24 और 12 कितना हो गया ये 36, माइनस का 64, वहां जाके प्लस का 64, 64, तो आर आ गया 8 ओम। मतलब यदि आप इसे 8 ओम का रख दोगे, 8 ओम का, तो सर्किट में 8 एम्पियर करंट ही होगी, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑब्टेन, फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्टेन पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स, इसने कितनी पावर सप्लाई करी, पहला क्वेश्चन ये। तो आपको ध्यान है ना, पावर सप्लाइड में कल परसों लास्ट क्लास में बताया था, भले ही पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं लेकिन पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स का एक ही होता है कि उसके वोल्टेज कितने हैं, उसकी करंट कितनी पास कर रहा है। पावर सप्लाइड उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, उसमें V²R ये सब नहीं होते, ठीक है। तो कितने 100 वोल्ट का ईएमएफ है या वोल्टेज सप्लाई, 8 एम्पियर करंट पास करी इसने, तो 8 इस सर्किट को जो पावर आ रही है वो 800 वाट आ रही है, वो ये दे रहा है। इस सर्किट में जो भी करंट चल रही है, चाहे वो चार्ज हो रहा हो, चाहे यहाँ हीट भी बन रही होगी, हीट यहाँ और यहाँ दोनों जगह बन रही होगी, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस पर, ठीक है, ये चीज। तो यानी सर्किट को सप्लाई आया 800 वाट का, इसने दी। फिर आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पावर डिसिपेटेड एज हीट। नेक्स्ट, तो बेटा पावर एज अ हीट, तो बेटा हीट वहां बनती है जहां रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस ये रहा, ये रहा, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है इसलिए क्योंकि मुझे इस सर्किट की करंट पता है, मुझे इस सर्किट का रेजिस्टेंस पता है। तो सर्किट में करंट है 8, उसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 11। 11 क्यों है सर्किट का रेजिस्टेंस, 11 क्यों है, 8 ये रहा, 3 ये रहा, ये याद रखिएगा। इस 3 को उठा के यहाँ लगा सकते हो आप बाहर, यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो। ये 64, ये 11, 11 चौका 64, 6 11 छिके 66 और 6 66 से 72, 724 वाट। गलत तो नहीं है मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, सॉरी 11 चौक 44 होगा, 4 रहेगा यहाँ, 11 छिके 66 और 704 वाट। यानी अब सुनिए, इसने सर्किट को 800 वाट सप्लाई दिया है, सर्किट को 800 वाट दिए, जिसमें से 704 वाट एज अ हीट जा रही है, एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जा रही। यानी 704 तो सेल को जा ही नहीं रही। हमारा उद्देश्य ये था कि इसकी एनर्जी इसमें जाए, ये चार्ज हो, तो इसमें से 704 वाट का तो टोल टैक्स लग गया, जीएसटी लग गई, तो बची हुई अंदर जाएगी। अच्छा बची कितनी बताओ, 96 ही तो आएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 96 जा रही है इसमें। हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, चौथा, कि पावर इलेक्ट्रिकल इंसर्टेड, फिर से VI वाला लगा दो फॉर्मूला इस टर्मिनल पे। बताइए ये 12 वोल्ट की है ना ईएमएफ, और ये 8 एम्पियर जा रही है, तो देखा आपने ये भी 96 ही आ रहा है, यानी ये 96 कंफर्म हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके टर्मिनल ईएमएफ 12 वोल्ट की और 8 एम्पियर करंट इसमें घुस रही है, तो 12 96, तो पावर घुसना 96 वोल्ट। अच्छा पावर बड़ा फ्लेक्सिबल वर्ड है, पावर यदि आप डिलीवर कर रहे हो तो उसे पावर डिलीवर बोलो, पावर कंज्यूम हो रही है तो पावर कंजप्शन बोलो,
समझ में आ गया? यदि मान लो एनर्जी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पावर बोलो, एनर्जी केमिकल है तो केमिकल पावर बोलो। तो ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंसर्टेड, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर इंसर्टेड। होपफुली कन्हैया समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये सारी बातें समझ में आई नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा आपका? मैं दोबारा लिखूं, वो मिट गए। ओके 77 के बाद 97, 106, 108, 109। चलिए अभी आते हैं उन पर भी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 97 कहाँ है? 97 में क्या बनवे 97। अब तो कर लोगे बेटा 97 क्वेश्चन। चलो मैं बोल देता हूं। व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप? थिक कॉपर स्ट्रिप अभी भी रिवाइज करा दिया था कि यदि ये कॉपर वायर है और ये कॉपर स्ट्रिप है तो इसका रेजिस्टेंस और डेड हो जाता है एरिया की वजह से, R बराबर रो एल ए। और बी है व्हाई इट इज जनरली प्रीफर टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडिल। आ गया समझ में? नहीं, ये तो अभी बाई चांस तुक्के में बता दिया मैंने कि नल पॉइंट को मिड पे क्यों प्रीफर किया जाता है। सी है विच मटेरियल इज यूज फॉर मीटर ब्रिज वायर? सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज होते हैं। नहीं, वाई 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 ताकि, अच्छा ये कौन बताएगा कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं मैंगनीज यूरे का? क्योंकि प्रैक्टिकल के दौरान यदि सर्किट में करंट मेंटेन रहेगी तो हीट बनेगी, हीट बनेगी, उसके बावजूद भी उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसीलिए यूज करते हैं। तो एक तरीके से 97 तो हो गया। अब 106 देखते हैं। 106 बेटा 106 ठीक है। चलिए ये मैं बताऊंगा, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का सवाल है। उसके लिए पोटेंशियोमीटर आपको आना चाहिए। ये P ड्राइवर सेल, ये इसके संग एक वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं बेटा। ये मैंने इसमें बहुत सारे सवाल नहीं रखे शीट में पोटेंशियोमीटर के, फंडामेंटल सवाल रखे हैं। अच्छा डी रह गया, डी भी था 97 में। व्हाट हैपेंस ए यार, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज? यदि सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दोगे क्या? नहीं है, ये नहीं होगा। अरे वो मीटर ब्रिज होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आप एक्सचेंज करोगे, मीटर ब्रिज में भी यदि गैल्वेनोमीटर की जगह सेल और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस डी क्वेश्चन ये था, यदि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को एक्सचेंज कर लें तो आ गया। ए भगवान, क्वेश्चन नंबर 106। चलिए ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बल्क में भले ही खूब क्वेश्चन करो लेकिन एक बार मेरी शीट का जरूर करना है क्योंकि फिल्टर्ड क्वेश्चंस हैं ये कुछ। तो ये है यहां पर Q, ये था S। बेटा इसका वीडियो देख लियो प्लीज, वहां शायद आज तो मैं फिर भी इतनी अच्छे से नहीं समझाऊंगा इसको, उस समय तो और अच्छे से समझाया होगा। पहला है कि ये मान लो अपनी बैलेंस स्टेट में है इस समय, बैलेंस स्टेट में। तो पहला क्वेश्चन है कि वो बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, कहां, ए की ओर या बी की ओर, यदि आर को इंक्रीज कर दें। चलो यदि हम आर को बढ़ा दें, कौन बताएगा बेटा? यदि हम आर को बढ़ा दें, यदि हम आर को बढ़ा दें तो देखिए बेटा, यदि मैं आर को बढ़ा दूं, अब मैं जो शब्द बोलूंगा वो आपके दिमाग में गूंजने चाहिए, समझ में आने चाहिए, नहीं तो वीडियो देखना। नहीं बेटा आर को बढ़ा दें, हाँ ठीक। तो आर को बढ़ा दें तो सर्किट पोटेंशियोमीटर की करंट कम हो जाएगी कि नहीं? आर बढ़ेगा तो पोटेंशियोमीटर की करंट, मैं पोटेंशियोमीटर की करंट कह रहा हूं कम, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे सवालों में के पे इफेक्ट देखा करो। और जब के कम हो जाएगा, अब उसको नीचे तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको बैलेंस उतना ही करना है, इसको बैलेंस उतना ही करना है। पता ना नीचे के वोल्टेज यदि जो भी है उसको उतना ही, तो बताना एट बैलेंसिंग स्टेज, बताना बैलेंसिंग स्टेज नीचे के टोटल वोल्टेज कितना है? बैलेंसिंग स्टेज में क्यू है, नीचे का क्यू, क्योंकि इसका कोई मायने नहीं होता, इसका कोई मायने नहीं है, इसका नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये सेल्फ से ज्यादा करंट खींचना बचाता है ना, याद है ना?
तो ये Q इक्वल टू VAX, पहले तो ये पता करनी है, ये समझ में आया कि Q और VAX बराबर होंगे, Q और VAX बराबर होंगे। भले ही यहाँ ये ऐसा लग रहा है, लेकिन इस पर जब करंट ही नहीं होगी, इमेजिन करो जब आप नल पॉइंट पर हो तो इसमें करंट ही नहीं होगी ना। जब आप नल पॉइंट पर होगे तो इसमें करंट तो गैल्वेनोमीटर और देखिए, तो इसमें करंट तो होगी नहीं, तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब एट द स्टेज ऑफ बैलेंस स्टेट इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आया? अरे कन्हैया आया ना, जल्दी से बोल, टाइपिंग में वैसे बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन टाइप करता है, तू और फटाफट। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? Q की जगह Q और VAX की जगह KL। KL अब आप बताओ तो L कितना आ गया? Q अपॉन K। जब K कम हो जाएगा तो L को भरना पड़ेगा ना, ज्यादा लेंथ। और अच्छे से समझना है ना, तो पोटेंशियोमीटर जो बिल्कुल बेसिक से समझाया है मैंने, एक पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज ले लेके सिखाया है कि एक वैल्यूज रखिएगा, आप वैल्यूज रखा करो। यदि कभी फंस जाओ ऐसे, इमेजिन कर लेना ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम, ये 4 ओम, पूरा ऐसे किया करो सवाल। मैंने ऐसे ही सीखे थे कि मान लो एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो इजी सी, और फिर वहां से रेजिस्टेंस बढ़ा के देखो, फिर देखो क्या फर्क पड़ा होगा। यहाँ कोई बैटरी मान लो 2 वोल्ट की, कुछ ऐसा। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, एज इंक्रीज कर दें। अभी अभी बता के चुका हूं, इसका कोई यूज मतलब इसके होने ना होने से बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इसका होना ये बचाता है। यदि ये नहीं है, मान लो ये नहीं है और आप यहां पर हो, तो काफी अच्छी खासी हैंडसम करंट खिंच जाएगी इससे, है ना? काफी हैंडसम करंट खिंच जाएगी इस पे बिना बात के। आपको तो नल पॉइंट ढूंढना है, लेकिन यदि मान लो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आप यदि यहां पर हो, नल पॉइंट पर नहीं हो, तो भी इट विल इंश्योर कि इसमें से ज्यादा फालतू बेवजह करंट ना खींचे। आपका सेल बिना बात के डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसलिए इसका कोई नल पॉइंट पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसे बढ़ा देंगे, इसे घटा देंगे, तो भी नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए ना दोनों क्वेश्चन इसके। कुछ और भी है इसमें, एक और है, सेल पी इज रिप्लेस बाई अनदर सेल। अब बताओ, ये तो बताना इस पी को कोई और सेल से रिप्लेस कर दिया जिसका ईएमएफ क्यू से कम है, क्यू से कम है, तो नल पॉइंट नहीं आएगा, नल पॉइंट ही नहीं आएगा यार। ड्राइवर सेल तो एटलीस्ट पावरफुल होना चाहिए, यानी ए से लेके बी तक वोल्टेज इतने तो हो जो इसको टक्कर दे सके, तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 109। नंबर 109 में क्या दिक्कत आई थी? 109 में क्या दिक्कत आ रही है वो चलो बता देता हूं पहले। 109 नंबर 109 डाउट है या गलती से टाइप हुआ था? इसमें तो ओरली कर बता देता हूं। वो कहने को मीटर सर आधा है ना, अच्छा। अरे वो उसने ये पूछा होगा कितनी लेंथ, अच्छा आधा है तो ये बोलता है ना, मेरे में भी आधा ही है, मैं कहीं से पूरा करके भेज दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। द पोटेंशियोमीटर वायर एबी इज 400। वो ये कह रहा है लेंथ निकालनी है एजे, पूरा है बेटा क्वेश्चन। कैलकुलेट एजे व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, बस इतना क्वेश्चन करो। चल अभी सब लोग करो ये क्वेश्चन, ये 8 ओम है। देखो कभी कभी ना सवाल कंफ्यूज क्या करता है, ऐसे सवालों से लगता है कि आपकी फिजिक्स दिल और आत्मा में घुसनी चाहिए। उसने कहा ये 8 और 12 है, और उसने बोल दिया पोटेंशियोमीटर, वर्ड बोल दिया उसने। वर्ड क्या बोल दिया? पोटेंशियोमीटर वायर। बुद्धि लगाओ, पोटेंशियोमीटर वायर और मीटर ब्रिज वायर होता तो एक ही है। अब यदि मैं पोटेंशियोमीटर को, अच्छा एक बात, यदि मैं फ्रिज को अलमारी की तरह यूज कर लूं तो कोई मना तो नहीं करेगा ना? फ्रिज खोल के उसमें शेड रख दूं, यानी मना तो नहीं करेगा। तो पोटेंशियोमीटर, यहां पर एक बैटरी लग रही है, तो वो कह रहा है मैंने यहां पर गैल्वेनो, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और उसको मैंने ऐसे यूज करके ऐसे नल पॉइंट ढूंढ लिया। ये तो यानी पोटेंशियोमीटर को ही आपने मीटर ब्रिज बना लिया। तो बताइए एजे लेंथ निकालिए सब लोग, और ये टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर है, ये टोटल लेंथ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर है इसलिए लेंथ 100 के बियॉन्ड भी हो सकती है। तो अब बताइए, सबको क्वेश्चन है मेरा, ये 400 है तो ये लेंथ निकालनी है। ठीक आ रहा है बेटा आंसर? और इतनी ही देर के क्वेश्चन से ये इतनी ही देर में रेस्पॉन्ड होगा, नहीं तो पेपर छूटेगा। 8/12 इक्वल टू 8L/400 माइनस L। इसको सॉल्व कर लेंगे तो L 160 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, एक और, कल फिर से इसी टाइम पर आएंगे, एक क्वेश्चन करा के क्लास खत्म करते हैं, इसी टाइम पे आएंगे। मेरे पास
एक शीट और है, एक और शीट और है, उसमें से करा दूंगा, नहीं तो पहले आप पूछेंगे। एक क्वेश्चन और है, इन द सर्किट, ये रहा ड्राइवर सेल, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा हमारे पास ए बी, ओके, और नीचे एक और ये कहानी लगी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक आर लग रहा है, यहां पर एक की भी लग रही है के, और ये यहां से ये यहां गैल्वेनोमीटर ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है। ध्यान है, ऐसा सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं पोटेंशियोमीटर पहले पढ़ो। ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसी एक्सटर्नल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि की ओपन है, की ओपन है, हाउ डज द बैलेंस पॉइंट चेंज इफ करंट फ्रॉम ड्राइवर सेल डिक्रीज। बताना, इस यदि हम ये करंट डिक्रीज कर दे और ये की ओपन है, तो बेटा यदि पहली बात की ओपन है तो VAJ बैलेंस किसको कर रहा होगा, व्हेन की इज ओपन। बताओ, यदि की ओपन है तो VAJ बैलेंस कर रहा होगा इसके EMF को, VAJ इसके EMF को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि यदि एक की ओपन है तो इसमें से कोई करंट खींच नहीं रही होगी, ऊपर भी नहीं खींच रही, नीचे भी नहीं खींच रही, नीचे की ओपन है, ऊपर बैलेंस ले लिया आपने। तो जब किसी सेल से करंट ना खींचे तो वो EMF होता है, तो ये VAJ EMF, और EMF कांस्टेंट होता है, ये KL होता है VAJ। अब बताइए, यदि मैं यहां से करंट को घटाऊं तो करंट घटाऊं या बढ़ाऊं, क्या लिखा है उसने, डिक्रीज, तो करंट घटाने पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है, तो जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, अच्छा व्हाट इज KL हियर, देखता हूं एल को बोलना कितना जानते हैं, एल बोल के बताओ एल क्या चीज है, आप टाइप करके बताओ, व्हाट इज एल हियर इन दिस सिचुएशन, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज एल हियर। बस यही गलत है, लेंथ नहीं होती, बैलेंसिंग लेंथ होती है, कृति और चेतन ने ठीक बताया। आप शब्दों को भी ठीक यूज करिए, स्मार्ट, फिर आप में और ऑर्डिनरी बच्चों में क्या अंतर होगा, नॉट लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ होती है, कितनी लेंथ को यूज करके आप बैलेंस कर पाए हो, बैलेंसिंग लेंथ। अब आप बताओ, यदि ये घट जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा लेंथ यूज करनी पड़ेगी, ये हो गया। अब की के क्लोज है, दूसरा की के क्लोज होते ही, की यदि क्लोज है तो जो VAJ होगा वो सेल के टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस करेगा, यदि की, ठीक है, सेल के टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस करेगा। अब क्या कह रहे हैं वो, इफ R इज इंक्रीज, ये R है, इफ R इज इंक्रीज कीपिंग करंट फ्रॉम ड्राइवर सेल कांस्टेंट, वहां ऊपर से कोई छेड़ेंगे नहीं। अब आप बताओ, VAJ को KL लिख देंगे, ये V हो गया, यदि मैं ये रेजिस्टेंस छेड़ूं तो ये V चेंज होता है ना। अब आपको इसके लिए आना चाहिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यदि नहीं तो कोई वैल्यूज डाल लीजिए, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं, यदि मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं तो आप बताइए सेल के टर्मिनल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, सेल के टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक। और जिन्हें नहीं पता याद दिलाता हूं, देखो एक ऑर्डिनरी सर्किट है, याद दिलाता हूं, यदि मैं ये R बढ़ाऊंगा तो इसकी करंट तो घटेगी, इसकी करंट तो घटेगी, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है E माइनस IR, जब करंट घटेगी तो ये फैक्टर घटेगा, तो ये फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि घट रहा है ये। तो अब आप बताओ, सवाल ये था कि क्लोज है, क्लोज है, हम R को बढ़ाएंगे, उसमें से कोई चेंज नहीं करेंगे, R बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब एक टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, अब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ जाएगा, तो लेंथ को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि K कांस्टेंट है, फिर ज्यादा लेंथ पे बैलेंसिंग आएगी। भैया यदि पहले 10 को, भाई मान लो पहले 9 वोल्ट को बैलेंस कर रहा था, फिर तो 9.5 को करना पड़ेगा। बाकी ये तभी समझ में आएंगे जब आप पोटेंशियोमीटर के फैक्ट्स क्लियर हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही।